नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के नए अंदाज, नए कलेवर में अगले आधे घंटे तक आप मेरे साथ देखिए छत्तीसगढ़ की कई अहम खबरें। शुरू करते खबरों का सिलसिला। बंगाल हिंसा को लेकर आज बीजेपी का देश के साथ एक संवाद कार्यक्रम हुआ और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल समेत आला नेता इसमें शामिल हुए। वहीं एकात्म परिसर में शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के साथ कार्यकर्ता भी वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिला भाजपा कार्यालयों में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। बिलासपुर के संभागीय बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद, विधायक समेत पार्टी पदाधिकारी और नेता जुड़े। इसमें वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सहित कई राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का भयानक रूप सामने आ रहा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने कहा कि भाजपा को बंगाल की चिंता छोड़ देना चाहिए। तो वर्चुअल संवाद की दो तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर और बिलासपुर की, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वैचारिक इस देश का आजादी के पहले और बाद में केंद्र रहा है, वो पश्चिम बंगाल चल रहा है। जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या वहाँ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न केवल प्रताड़ित किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, हत्या हो रही है। महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वास्तविक में ये लोकतंत्र के ऊपर कुठारा घात है। और वहाँ के सरकार मौन साधे जो बैठे हुए है, ये निश्चित रूप से एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। बंगाल में हिंसा हुई है बकौल भारतीय जनता पार्टी के, तो भैया प्रदर्शन वहां जाकर के करो, उसका छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना है। धरना प्रदर्शन करना है तो उनकी श्रद्धांजलि में आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए, जो गंगा में लाशें तैर रही हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अमरजीत भगत ने देश में बढ़ी बेरोजगारी, जीएसटी की विफलता, कोरोना महामारी के दौरान अव्यवस्था को लेकर चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार को जमकर घेरा। बिलासपुर में भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धियों को लेकर सेवा ही संगठन अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर कोविड काल में जरूरतमंदों की सहायता कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसके जवाब में अब केंद्र सरकार के 7 वर्षों की विफलता गिना रही है। आगामी 3 साल तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नाकामियां इसी तरह के जनता के बीच लेकर जाएंगे। पीसीसी उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने 7 वर्षों में बीजेपी सरकार को नाकाम बताया, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने 2.5 साल के कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए। इसके अलावा दुर्ग जिला कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार के 7 साल को विफल करार दिया। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठाए। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विफलता को लेकर आने वाले 3 सालों तक आम जनता तक जाएंगे और आम जनता को बताएंगे कि इनके भुलावे में, इनके लक्ष्यदार भाषणों में मत आइए। आज देश जिस तरीके से देश में बेरोजगारियां बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है, जनता से रूबरू होंगे और जनता के बीच जाकर इनकी नाकामियों को बताएंगे कि अपनी असफलता को स्वीकार करना चाहिए। 2.5 साल होने जा रहा है, आपने कौन सा वायदा निभाया? वो आरोप लगाते हैं मोदी जी के ऊपर में। आज यदि छत्तीसगढ़ में किसी को रोजगार मिल रहा है तो मनरेगा से है। केंद्र सरकार के द्वारा इतनी राशि दी गई है, उस मनरेगा का भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं। 7 साल का खुशहाली मना रहे थे, लेकिन उपलब्धि लोगों नहीं बता पाए। जीएसटी लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। हम अपने देश की बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पाए, चाइना अंदर घुस गया। बेरोजगारी आसमान छू रहा है।
इस प्रकार से एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोग बहुत निराश हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने को लेकर सियासी उठापटक के बीच अब मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का उल्लेख नहीं होने को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी का सरकार पर आरोप है कि सरकार की गलतियों की वजह से केंद्र की योजनाओं से वो हजारों बच्चे वंचित हो जाएंगे जिन बच्चों के परिजनों की कोरोना से मौत हुई है और उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना का जिक्र ही नहीं है। केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों और उनके परिजनों को विशेष सुविधा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये मुद्दा उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी ने बीजेपी के आरोप को निराधार बताया। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा और 23 साल की उम्र पूरा करने के बाद 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कॉज ऑफ डेथ में इस बात को मेंशन करना चाहिए कि वो कोरोना की वजह से भर्ती हुआ था और कोरोना का सेकंड इफेक्ट हुआ या उसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन आया कि उसका हार्ट अटैक हो गया। मगर मेंशन तो होना चाहिए कि वो एडमिट हुआ था मेरे हॉस्पिटल में, वो ड्यू टू कोविड। 80% 90% लोग कोविड में भर्ती होते हैं, कॉज ऑफ डेथ छुपा दिया जाता है। जो कारण है उनको डॉक्टर सर्टिफाई करता है, डॉक्टर प्रमाणित करता है कि इस कारण से मृत्यु हुई है। उसमें हमको, आपको या किसी को भी अकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो जिसकी स्वाभाविक मृत्यु दूसरे कारणों से ही हुई है वो, और कोरोना के कारण हुई है तो कोरोना के कारण बाकायदा लिखा जाता है। जिला खनिज न्यास निधि यानी कि डीएमएफ पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन ने प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमा दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब डीएमएफ कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सांसद बतौर सदस्य समिति में शामिल रहेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले के फैसले को बदलते हुए प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ समिति का अध्यक्ष बनाया था। विधायकों को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया था, जबकि कलेक्टर समिति के सचिव बनाए गए थे। केंद्र सरकार के फैसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अगर हर काम प्रशासनिक अफसरों के मत्थे छोड़ना है तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का क्या काम। राज्य सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन पर अध्ययन के बाद इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेगी। मामले में पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मंत्रियों और विधायकों ने डीएमएफ को अपनी पॉकेट मनी की राशि मान ली थी, लिहाजा केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। पहले डीएमएफ की राशि से कई बड़े अधिकारियों ने अपने बंगलों में स्विमिंग पूल तक बना दिया था। जैसा केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रभारी मंत्री नहीं होंगे, कलेक्टर होंगे। हर चीज को केवल प्रशासनिक अधिकारियों के मत्थे रख करके अगर आप काम करा सकते हैं तो प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों का मतलब क्या है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो उचित नहीं है। सरकार पूरी तरह डीएमएफ के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। डीएमएफ तो सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का, विधायकों का पॉकेट मनी हो गई थी। उसमें से 50% से ज्यादा पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इस निर्णय से जो डीएमएफ फंड में होने वाला भ्रष्टाचार है उसमें कुछ कमी आएगी। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बने सिलगेर कैंप के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लंबे वक्त से जारी है और वहीं अब बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में 9 सदस्यीय आदिवासी नेताओं का दल मौके के लिए रवाना होने जा रहा है, जो ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी शिकायतों और समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस दल की जिम्मेदारी ग्रामीणों को समझाइश देने की भी होगी। दल में सभी बस्तर के आदिवासी नेता हैं, लिहाजा कांग्रेस नेताओं का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की जांच कमेटी पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि फैसला मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेना है, बाकी लोग टाइम पास के लिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मजिस्ट्रियल जांच के बाद पार्टी की समिति बनाने का क्या औचित्य है। सिलगेर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जाना चाहिए था। शीघ्र ही और जांच दल वहां जाएगा और वहां के पीड़ितों से जो भी घटना घटी है उसके विषय में बातचीत करके अपनी रिपोर्ट को
माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करेगा। तो इनको आरोप लगाने के पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अपने पार्टी में, अपने केंद्र की सरकार में लोकतंत्र को देखें। कांग्रेस के लोग बड़ी बातें करते थे कि हम आदिवासियों की हित की रक्षा करने वाले हैं, आदिवासियों के लिए बहुत काम करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार से क्या आज हमारे आदिवासियों को उनके इस तरीके से मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको मरने पे क्यों छोड़ा गया है? जब उनने दंडाधिकारी जांच की घोषणा कर दी तो पार्टी की समिति बनाने का क्या औचित्य था? और पार्टी की समिति बनी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा वो घोषित होनी चाहिए थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नहीं होनी चाहिए थी। इतनी संवेदनाहीन सरकार है कि 12 से 15 हजार लोगों के बैठने का दर्द इनको समझ में नहीं आया। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र छावनी में मौजूद भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्रबंधन के नियमित कर्मचारियों ने बीईसी प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल बीईसी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर नियमित कर्मचारियों पर रिटायरमेंट का दबाव बना रहा है, जबकि कर्मचारियों की सर्विस 5 से 10 साल तक बची हुई है। कंपनी ने 4 किश्तों में सेवानिवृत्ति के बाद की राशि देने का प्रस्ताव रखने पर विचार कर रही है और इसके अलावा कंपनी नियमित कर्मचारियों को काम न देकर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों से काम करवा रही है। कंपनी में कुल 184 नियमित कर्मचारी हैं और 223 कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक कार्य करते हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को नियमित श्रमिकों की तुलना में कम वेतन दिए जाते हैं। इन सभी की शिकायत श्रमिकों ने श्रम विभाग से की है, जिसके बाद श्रम आयुक्त ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जाएगा। अभी जो बहुत से लोगों का ऑलरेडी जो है उनको 3 महीना बच्चा उनको भी बुला रहा है, भाई आपको भी रिटायर ले लो, आपको कुछ बेनिफिट देंगे। बेनिफिट कुछ नहीं, बाकी आपको हमारे अमाउंट जो ग्रेजुएटी को जो अमाउंट देते हैं उसमें आधा देंगे, 6 महीने के बाद आधा देंगे। जिनकी नौकरी की अवधि 10 साल 15 साल या उससे अधिक भी बची है, उनको बुला करके प्रबंधन द्वारा दबाव पूर्वक नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जबकि कंपनी में नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 180-182 है, उतने ही ठेका श्रमिक भी हैं। नियमित कर्मचारियों को घर पर बैठा करके सेका श्रमिकों से लगातार महीने के 26 दिन 25 दिन पूरा काम लिया जा रहा है और उनको पूरा पैसा दिया जा रहा है। नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलने और कोरोना से कई बड़े नक्सलियों के गंभीर होने का कोत्ताकुडम एसपी सुनील दत्त का दावा अब सच होता नजर आ रहा है। कोरोना पीड़ित नक्सली कमांडर सोबराय को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के वारंगल से नक्सली कमांडर सोबराय की गिरफ्तारी हुई है। सोबराय नक्सलियों के कम्युनिकेशन विंग का चीफ है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के कम्युनिकेशन टीम का चीफ सोबराय कोरोना से पीड़ित है और वो इलाज कराने के लिए तेलंगाना के वारंगल पहुंचा था, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली कमांडर सोबराय ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। सोबराय ने कई नक्सली नेताओं के नाम का भी खुलासा किया जो कोरोना से पीड़ित हैं। सोबराय के मुताबिक कटम सुदर्शन उर्फ आनंद, थिपीर तिरुपति उर्फ चेतन, यापा नारायण उर्फ हरिभूषण, कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प भी कोरोना से पीड़ित है। देवेंद्र रेड्डी, मुचाकी उंगल उर्फ सुधाकर, कोडी मंजुला उर्फ निर्मला, पुसम पद्मा और ककरला सुनीता भी कोरोना संक्रमित है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ने एक बड़ी पहल की है। ग्रुप की ओर से मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन आज शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में किसी प्राइवेट ग्रुप की ओर से यह पहला और सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन है। इसमें श्रमिकों और उनके परिजनों को टीका लगाने की शुरुआत की गई। बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड बूढ़झरा में कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सत्यनारायण शर्मा ने की। उन्होंने ही पहला वैक्सीन लगाए जाने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया। कोरोना की 12,000 वैक्सीन मंगवाकर गोयल ग्रुप ने ये पहल की है, जिसमें सुदूर आदिवासी अंचल के कामगारों और उनके परिवार वालों को टीका लगाया जा रहा है। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि गोयल ग्रुप एक संयुक्त परिवार का बेहद अच्छा उदाहरण है, जिसमें सभी की बेहतरी का ख्याल रखा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे ग्रुप भी ऐसी पहल करें। और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अनेकों बार ऐसे उदाहरण पेश किए गए हैं, ऐसे कार्य किए जिससे जन सामान्य को लाभ मिला है, चाहे फायर ब्रिगेड को दान दे करके, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे मजदूरों के लिए और सारी सुविधाएं जुटाने का हो,
और सबसे अद्वितीय कार्य जो रहा है आज टीकाकरण अभियान, 12,000 डोज अपने स्रोतों से बुलवा करके अपने सभी श्रमिक, अपने उपक्रम में काम करने वाले भाइयों को और उनके परिवार को जो दिलाने का अभियान किया है, ये सर्वश्रेष्ठ अभियान है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में गोयल ग्रुप शुरुआत से ही जुटा हुआ है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मास्क और ऑक्सीमीटर तक हर सुविधा पहुंचाकर महामारी के खिलाफ इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने कहा है कि सभी की सेवा करना उद्देश्य है। इसके लिए हम सभी हमेशा अपने श्रमिकों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी जिन मूल्यों को लेकर चलता है उसमें सर्वोपरि है तो जन कल्याण। जन कल्याण की एक छोटी सी कोशिश हम करने जा रहे हैं। इस संकट काल में अपनी पूरी शिद्दत और साहस के साथ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और इस वैश्विक महामारी को मात देने में कोई कसर बाकी नहीं है। एक उद्योग समूह के रूप में हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और जो अल्प सहयोग हमारे संसाधनों से होता है वो जरूर करें। मन में आत्मा में संतोष रहेगा, हमने भी जीवन में आकर कुछ किया, यही हमारा उद्देश्य था। गोयल ग्रुप द्वारा जो ये टीका, एक टीका जिंदगी का 2021 की इस अवसर पर एक औद्योगिक समूह के रूप में हम प्रदेश का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 12,000 व्यक्तियों को हम ये पहला टीका लगवाने जा रहे हैं और जब इसका दूसरा डोज डेट पे जब आएगा वो भी हम लगवाने के पूरा प्रयास करेंगे। रायपुर से लेकर कांकेर तक, शहर से लेकर सुदूर आदिवासी इलाकों तक हर व्यक्ति को टीका लगाकर महामारी से बचाने की लड़ाई जारी है। इसके लिए उपाध्याय अस्पताल के साथ साझेदारी की गई। 12,000 कर्मचारियों को ये ग्रुप वैक्सीनेट करा रहा है और इस पूरे वैक्सीनेशन का सारा जो एक्सपेंडिचर है, सारा जो खर्च है, ये ग्रुप स्वयं वहन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सराहनीय पहल है। ग्रुप का लक्ष्य 10,000 से ज्यादा परिवार को टीका लगवाना है। पहले दिन श्रमिक और उनके परिजन बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंचे। सभी बेहद उत्साहित नजर आए। हम लोग को बहुत फायदा मिला है बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड से और बहुत सहारा मिल रहा है और बहुत फायदा है हम लोग को। बहुत अच्छा किया है सर गोयल ग्रुप कंपनी ने, टीका वर्करों के लिए बहुत अच्छा सोचा है। पहल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अभी तक बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि 18+ ग्रुप का बहुत लेट हो गया वैक्सीनेशन, तो आई थिंक लकीली मेरे को बहुत टाइमली लग गया वैक्सीनेशन, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वर्कर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए इतना सोचा तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं उनको दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में गोयल ग्रुप पहली कॉर्पोरेट संस्था है जिसने ये पहल की है। आगे इसे और तेज कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन का कवच पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर पुलिस के मास्क वितरण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस मौके पर पुलिस ने सहयोग करने वालों को सम्मानित किया। दरअसल रायपुर में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सख्ती के साथ राजधानी को अनलॉक किया गया है। इसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने जन सुरक्षा के मद्देनजर शहर में करीब 5.5 लाख मास्क जरूरतमंदों को बांटे। रायपुर पुलिस ने एक हफ्ते तक मास्क की युक्ति कोरोना से मुक्ति नामक अभियान चलाया। शहरी और ग्रामीण इलाके के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना और हर जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाना था। रायपुर बस स्टैंड पर आयोजित समापन कार्यक्रम में SSP अजय यादव ने महाअभियान में सहयोग देने वालों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। 5,11,000 से ऊपर मास्क रायपुर पुलिस ने जन सहयोग से बांटे हैं और ज़रूरतमंदों को दिए गए हैं। और कोविड के संक्रमण के दिशा में रायपुर के सभी लोग मास्क को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो संक्रमण रुकेगा। इसी तारतम्य में हम लोगों ने जो हमारे मोर देन 10 जो मास्क के कंट्रीब्यूटर थे, मास्क वॉरियर्स, उन लोगों को मोमेंटो और आभार प्रदर्शन करते हुए सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।